हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? फाइन, गुड। चलिए, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रहे थे बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने जनरल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं ये आपको बताया था, आपने समझ लिया होगा। बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं कहा था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में ही हमने उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताई थी, क्या होते हैं कैसे होते हैं वो सब हमने बात की थी। आज हम क्या बात करेंगे बच्चों? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की कुछ जो टर्म्स यूज करते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, आप बने रहिए मेरे साथ चैनल केमिस्ट्री डेज में। चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम इसमें जो टर्मोलॉजी यूज करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वो आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे एक एक टर्म्स को लेके। उनको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से इजीली समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, वेल नोन एग्जाम्पल है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ले ले अपन K4FeCN की होल 6। ठीक है, ये अपन ले लेते हैं। अब इसमें देखिए, अब इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, क्या क्या टर्मोलॉजी अपन यूज करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लें। ये जो है पोटेशियम, यानी कि हमारे पास हम मोटा मोटा देखें तो दो चीजें हैं। एक तो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके बाहर की एंटिटी, और एक जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके पूरे अंदर की एंटिटी। दोनों के हम नाम अलग अलग देते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट जो है उसके बाहर की एंटिटी का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? पोटेशियम की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, क्लियर। तो इसको हम कहते हैं स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर आयन कौन सा? नंबर 1, ये वाला। क्या है ये? स्क्वायर जो ब्रैकेट है इसके बाहर का है। ठीक है, नंबर 2। नंबर 2 में हम बात करते हैं कौन सी? ये देखिए, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के पूरी की पूरी जो एंटिटी है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली जो एंटिटी है इसकी बात कर रहे हैं। तो इसको हम कहते थे, इसको नंबर 2 कर देते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब समझ में आ गया? मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, यानी कि हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर की जो एंटिटी है पूरी, उसको हमने क्या नाम दे दिया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम दे दिया। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी तो है दो चीजें हैं। कौन कौन सी है? एक तो मेटल आयन है और ये आपकी ये एंटिटी है। दो चीजें हैं, तो हम इसके अंदर की बात करते हैं। अंदर में हमने कहा कि इसमें ये जो है आयरन, इसको हमने कहा थर्ड नंबर, सेंट्रल मेटल आयन और एटम। थर्ड नंबर की बात करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अब आप कहोगे मैडम ऐसे कैसे? कभी तो आप एटम बोल रहे हो, कभी आप आयन बोल रहे हो। तो या तो आप एटम बोलो या आयन बोलो, दोनों कैसे बोल रहे हो? बच्चों, एटम भी बोल सकते हैं, आयन भी बोल सकते हैं। क्यों? अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है अगर 0 है तो उसको हम बोलेंगे एटम, सिंपल सा। अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ आ रही है तो हम उसमें क्या बोलेंगे? आयन। और जनरली जो आती है वो पॉजिटिव आती है, नेगेटिव तो आती नहीं है। तो ये जो है मेटल या आयन किस बात पे डिपेंड करता है? उसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? सेंट्रल मेटल एटम या आयन। अब फोर्थ, ये जो एंटिटी है जो कि मेटल से जुड़ी हुई है, यहाँ की क्या है? ये साइनाइड, जो कि मेटल से जुड़ी हुई एंटिटी है। यानी कि हम क्या इसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल इसकी बात कर रहे हैं। ये फोर्थ, इस एंटिटी की बात कर रहे हैं बिल्कुल। ये जो एंटिटी है इसको हम कहते हैं लाइगेंड्स। अब ये लाइगेंड्स क्या होते हैं? लाइगेंड्स का मतलब होता है कोई भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं या ये आयंस हो सकते हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्डेड होते हैं, उनको अपन क्या कह देते हैं? लाइगेंड्स कहते हैं। लाइगेंड जो होंगे हमने बताया ना
या तो आयन होंगे तो कौन से पॉजिटिव तो हो नहीं सकते, नेगेटिव आयंस होंगे, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो कि बॉन्डेड रहते हैं किससे, सेंट्रल मेटल एटम से, तो उनको अपन क्या बोल देते हैं, लाइगेंड्स बोल देते हैं। बात समझ आ गई, लाइगेंड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो चीजें हो गई, एक तो मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, और दूसरा लाइगेंड्स। तो सेंट्रल मेटल एटम आयन से, सेंट्रल मेटल एटम या आयन है उससे कौन जुड़ा रहता है, लाइगेंड्स जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना बच्चों, ये कौन सी बॉन्डिंग होती है, जो हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, कौन सी बॉन्डिंग होगी, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होती है। मेटल एटम और लाइगेंड्स के बीच की जो बॉन्डिंग होती है, कौन सी बॉन्डिंग होगी, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग में आप अच्छे से जानते हैं, हमने पिछले लास्ट वीडियो में भी बताया था, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, क्या होता है, जिसमें कि शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक देता है और दोनों ही एटम पर उसका इक्वल शेयरिंग होती है, इसको हम कहते हैं डोनर, और लेने वाले को कहेंगे एक्सेप्टर। अब यहां पर डोनर कौन है, लाइगेंड्स जो हैं वो डोनर हैं, और एक्सेप्टर कौन है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ये क्या है अपना, एक्सेप्टर है, ठीक है। यानी कि एक्सेप्टर यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, और लाइगेंड्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इट मींस ये या तो नेगेटिव चार्ज होंगे, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर है तो उनपे क्या होना चाहिए, लॉन पेयर्स होने चाहिए, तो ये क्या होंगे, एज ए लुईस, किसकी तरह बिहेव करेंगे, लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। और एक्सेप्टर यानी कि ये जो है सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ये है, ये कैसे बिहेव कर रहा है अपना, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। क्लियर ये बात। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो है, ये जो लाइगेंड्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये जो है ये आपके सिंपल भी हो सकते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। कैसे, इसको तो हम रब कर दें, ये तो समझ में आ गया सारा, रब कर दें इसको, लाइगेंड्स की बात कर रहे हैं अभी अपन, इसको रब कर देते हैं पूरा। लाइगेंड्स देखो, स्मॉल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, स्मॉल आयंस लिख लें पहले अपन मॉलिक्यूल्स की जगह, स्मॉल आयंस कौन कौन से हो सकते हैं, स्मॉल आयंस जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स, ये जो हैं ये सारे आयंस हो सकते हैं, साइनाइड, ये सारे स्मॉल आयंस हो सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, H2O, NH3, ठीक है, ये लाइगेंड्स की तरह बिहेव करते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं, ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूल्स, इथेन डायमीन, EDTA। तीसरे हो सकते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, बहुत ज्यादा बड़े, जैसे प्रोटीन्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, लाइगेंड्स होते हैं। बहुत छोटे भी हो सकते हैं, छोटे आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जो कि लाइगेंड की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो लाइगेंड्स जो है उसी को हम अभी और पढ़ेंगे, लाइगेंड्स भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए रहते हैं, बॉन्डेड रहते हैं। आ रही है बात समझ में, रब करें इसको। और हम करेंगे लाइगेंड्स जो है उनके कितने टाइप हो सकते हैं, ये तो हमने बता दिया आपको, स्मॉल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अब आपको अच्छे से पता है
कि लाइगेंड जो है, डोनर जो है वो एक्सेप्टर से बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, किससे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। हम ये कहते हैं लाइगेंड के कितने एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और आपके सेंट्रल मेटल एटम या आयन से जुड़े रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लाइगेंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट जो आता है वो कहते हैं हम मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड लिगेंड्स का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब वन, मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है कि लिगेंड केवल एक, लिगेंड का केवल एक ही एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। एक ही एटम किससे जुड़ा रह रहा है? आपका एक्सेप्टर, यानी कि मेटल, सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा रह रहा है या मेटल आयन से जुड़ा हुआ है। केवल एक ही एटम से वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड, यहां से जुड़े हुए हैं ये। दूसरा H2O, NH3, कहां से जुड़ रहे हैं ये? ऑक्सीजन से जुड़ रहे हैं ना बेटा। यहाँ पे आपके क्या है, ये अगर मैं ऑक्सीजन का बनाऊं, H2O का बनाऊं तो इस तरह से बनेगा। तो ये H2O जो है वो आपके सेंट्रल मेटल एटम से कैसे जुड़ा हुआ है? यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये ऐसे ऐसे दिख रहा है। यहाँ समझ में आ रहा है? इसको और देखो क्लियर बनाए अपन, अगर ऐसे बना देते हैं, इस तरह से जुड़ रहा है ना ये सेंट्रल मेटल एटम से। तो यानी कि H2O के हाइड्रोजन नहीं जुड़े हुए, दो एटम तो तीन है, लेकिन जुड़ा हुआ कहाँ है? केवल एक एटम से ये अपने सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसको कहा मोनोडेंटेड। इसी तरह से जैसे NH3 है, NH3 पे एक लॉन्ग पेयर है, N पे तीन तो हाइड्रोजन है, लेकिन तीन हाइड्रोजन से वो नहीं जुड़ा हुआ सेंट्रल मेटल एटम से। किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। केवल एक एटम से वो जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया मोनोडेंटेड। ठीक है, बाइडेंटेड दूसरा लिखते हैं। डाइडेंटेड, क्या मतलब हुआ इसका? अगर आपके लाइगेंड के दो एटम जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और दो एटम से वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन से जुड़ा हुआ होता है, तो इसको हम क्या कह देते हैं? डाइडेंटेड लिगेंड। सिंपल सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाला कोई चक्कर ही नहीं है, नाम से समझ में आता है। एग्जांपल लिख लो, इथेन डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन। कोई भारी भरकम नाम नहीं है, सिंपल सा नाम है। कैसे है देखो, इसको वो स्ट्रक्चर बना देते हैं हम कैसे? इथेन डायमीन, ये लो इथेन बना दिया, दो एमीन जोड़ दो, खत्म। लॉन पेयर्स हैं दोनों पे। यानी कि अब ये सेंट्रल मेटल एटम से दोनों नाइट्रोजन से जुड़ता है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? डाइडेंटेड कह दिया। थर्ड आता है पॉली। पॉली का मतलब, पॉलीडेंटेड का मतलब, पॉली का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा, दो तो हो गए, दो से ज्यादा एटम से अगर वो आपके सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ रहता है तो उसको हमने क्या कह दिया? पॉलीडेंटेड लिगेंड कह दिया। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका EDTA। इसको तो मैं रब कर दूं, ये डाइडेंटेड का अगर लिखना चाहो तो एक एग्जांपल लिख लो, ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेटो होता है, ऑक्जेलिक एसिड से बनता है ऑक्जेलेट। ठीक है, इसको C2O4-2 भी कह देते हैं, और इसको इथेन डायमीन को शॉर्ट में EN कह देते हैं। तो अगर हम बाद में EN लिखें तो आप समझ जाना, इथेन 1,2 डायमीन है। ठीक है, ऑक्जेलेटो को क्या है? OX कह देते हैं अपन शॉर्ट में। ठीक है, चलिए पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड का एग्जांपल जो है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है EDTA। घबराने की जरूरत नहीं है, कोई लंबा चौड़ा नाम नहीं है। इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, नाम देखो अपन लिख के बताते हैं, कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है, इसको देखने में लग रहा है आपको ऐसा। EDTA देखिए,
इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसिटिक एसिड से ही बना है। इथिलीन का बना लें, इथिलीन डायमीन बनाते हैं, टेट्रा एसीटेट, तो यहाँ पे 4 लगा दें, ये लो एसीटेट CH2CO माइनस, CH2 CO माइनस, CH2 CO माइनस, और ठीक है। अब इसमें डोनर एटम कितने हुए बेटा? 4 तो ऑक्सीजन हो गए, 2 नाइट्रोजन के लॉन्ग पेयर से भी तो दे सकता है, यहाँ से भी तो हो सकता है। तो कितने डोनर एटम है? 4 तो ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन डोनर एटम्स हैं, तो कितने हो गए टोटल? 6 डोनर एटम हो गए। तो क्या हुआ? ये हेक्साडेंटेड लिगेंड हो गया है। हेक्साडेंटेड समझ में आ रहा है ना? देखो 4 तो ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, तो हेक्साडेंटेड है। कई बार ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि ईडीटीए जो है किस तरह का लिगेंड है, कौन सा लिगेंड है, तो अपन बोलेंगे हेक्साडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, 4 ऑक्सीजन के और 2 नाइट्रोजन के। ठीक है, ये तो हो गया। चलिए एक और कैटेगरी आ जाती है, इसको तो मैं रब करती हूँ बच्चों। एक कैटेगरी और आ जाती है आपकी, पेन दूसरा, एम्बिडेंटेड। देखिए एम्बिडेंटेड का मतलब क्या होता है? एम्बिडेंटेड, एम्बिडेंटेड का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम है, डोनर एटम्स हैं, लाइगेंड्स के 2 डोनर एटम है, 2 से दे सकता है, लेकिन मेटल से जुड़ा एक ही एटम से रहता है, डोनेट एक ही एटम से करता है। किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, किसी कंडीशन में तो वो तो एक एटम से कर देता है, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो अदर एटम से कर सकता है, इनकी 2 अलग अलग एटम से वो कर सकता है। इसको हम कहते हैं एम्बिडेंटेड। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, नाइट्राइट। नाइट्राइट का इसको तरफ करें, देखो नाइट्राइट का फॉर्मूला, ठीक है, ये होता है नाइट्राइट का फॉर्मूला। इस केस में क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन एटम है इससे ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ है, बॉन्डेड है, तो इसको हम कह देते हैं नाइट्राइटो ओ। ठीक है, अगर ये ऐसे भी कर सकता है, नाइट्रोजन से भी तो कर सकता है बच्चों, ये जो है यहां से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कह देते हैं नाइट्राइटो एन। अगर सेंट्रल मेटल एटम से कहां से जुड़ा है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो नाइट्राइटो ओ बोला। अगर ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो नाइट्राइटो एन बोल दिया। दूसरा एग्जांपल और ले लें इसका, थायसाइनेट। इसको हम रब कर दें या नीचे से ना, यहाँ लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं इसका, थायसाइनेट। यदि SCN और NCS, यदि ये S से जुड़ा हुआ है तो इसको हम कहेंगे थायोसाइनेट, और यदि N से जुड़ा है तो आइसोथायोसाइनेटो। सिंपल सी बात है। तो यानी कि इसमें आपके 2 डोनर एटम हो सकते हैं, लेकिन एक ही मेटल पे दोनों डोनर एटम्स आपके जुड़े हुए नहीं रहते, इसलिए ये डाइडेंटेट नहीं है, तो इससे कंफ्यूज मत हो। एक डोनर एटम, इसमें क्या मेटल एटम से क्या होता है, ये सिर्फ एक ही डोनर एटम से जुड़ा हुआ रहता है, एक ही एटम से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन कभी तो ये ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, किसी में ये नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, दोनों के नाम अलग अलग, कैसे पहचानोगे कहाँ से जुड़ रहा है? तो अगर ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो नाइट्राइटो ओ बोलेंगे, नाइट्रोजन से जुड़ रहा है तो नाइट्राइटो एन बोलेंगे, तो इसको हम कहेंगे एम्बिडेंटेड लिगेंड। ठीक है, कैटेगरी समझ में आ गई है आपको, अच्छे से करें अब इसको। चलिए देखिए, इन्हीं में ईडीटीए में एक, सॉरी ईडीटी क्या, इन्हीं में अपन बात करते हैं चिलेशन की। एक वर्ड आता है चिलेट। अब देखिए चिलेट का मतलब क्या होता है कि बायडेंटेट या पॉलीडेंटेट जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या करेंगे, आपके पॉलीडेंटेट या बायडेंटेट का मतलब क्या हुआ कि एक जो लिगेंड है
उसके 2 एटम या 2 से ज्यादा एटम जो है उनसे वो मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम या आयन से जुड़ा हुआ है। तो सेंट्रल मेटल एटम को चारों तरफ से वो कवर्ड कर लेता है पूरा, तो उसको हम कहते हैं चिलेशन। अब वो जो लिगेंड्स है उनको हम कह देते हैं चिलेट। सिंपल सा। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, कई बार हमारे एमसीक्यूज में आ जाते हैं या वन मार्क्स क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो ये वर्ड्स हमें टर्मोलॉजी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब एक नेक्स्ट टर्मोलॉजी आती है हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका मतलब क्या हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर का? कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जो लिगेंड्स जो हैं उनके कितने डोनर एटम से वो अपने सेंट्रल मेटल एटम या आयन से बॉन्डेड रहता है, वो जो नंबर है इस नंबर को हमने क्या कहा? कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आ रही है बात? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब दोबारा समझो क्या होगा। हमने ये नहीं कहा नंबर ऑफ लिगेंड्स, नहीं बोला है हमने, दोनों में कंफ्यूज मत होना। हम बोल रहे हैं कितने डोनर एटम से आपका सेंट्रल मेटल एटम जो है या आयन है वो बॉन्डेड रहता है, उसको हमने बोला कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जाम्पल ले लो इसका। एग्जाम्पल देखो, हम ले लें -2। प्लेटिनम कितने से जुड़ा हुआ है? कितने आपके सेंट्रल मेटल एटम आयन क्या है? ये प्लेटिनम है, कितने से जुड़ा है? 6 क्लोराइड से है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। किसका? प्लेटिनम। दूसरा एग्जांपल लो, देखो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे COEN की हॉल थ्राइस +3। कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ बच्चों। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं है। कौन सा लिगेंड है ये? डाइडेंटेड लिगेंड है। डाइडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या हुआ कि 2 एटम से वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन से जुड़ा हुआ है। तो कितने हो गए टोटल? कितने एटम से जुड़ा हुआ है ये सेंट्रल मेटल एटम? कोबाल्ट कितने से जुड़ा हुआ है? 6 से, डोनर एटम से 6 एटम से ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ इसका? 6। ठीक है, क्लियर ये बात? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब समझ में आ गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं अपन। नेक्स्ट ले लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है? आपके जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, हमने आपको बताया ना कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन हम किस बात पे बोलते हैं? अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, एटम बोल दिया। अगर उसकी कुछ आ रही है +1 +2 +3 जो भी आ रही है, तो हमने उसको क्या बोल दिया? आयन बोल दिया। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? सेंट्रल मेटल एटम या आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट है। कैसे निकालते हैं? एग्जांपल से समझेंगे इसको कि 4Fe की होल 6 कैसे निकालते हैं बच्चे? पोटेशियम पे कितना चार्ज है? +1। 4 है ये, इससे तो दिख नहीं रहा आपको, यही इसी से लिख देते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय कितना है? +1। ठीक है, Fe पे कितना चार्ज है? अपन तो कंटिन्यूशन में लिखते हैं इसको। अब एक्स ले लें, Fe का निकालना है ना अपन को, सेंट्रल मेटल एटम का निकालना है। ये क्या है? साइनाइड। कितना होता है? -1 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा? 4 + x - 6 इक्वल टू 0। 6 इधर गया, प्लस में आ गया, 4 यहाँ गया, माइनस में आ गया, x पे आ गया +2 चार्ज। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? रोमन नंबर्स में लिखते हैं ऐसे। ठीक है, निकालने का तरीका सिंपल है, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक और एग्जांपल से समझो तो शायद और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और ले लेते हैं, ये दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ इसकी? कॉपर की x मान लें, प्लस साइनाइड है 4 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? -3। आयन है ना ये, कैसे निकालोगे? x -4 इक्वल टू -3 कितना आ जाएगा? +1। कैसे लिखेंगे इसको? कॉपर हमने कहा ना रोमन नंबर्स में लिखेंगे ऐसे, इस तरह से लिखेंगे। तो ये क्या हुआ इसका? ऑक्सीडेशन नंबर।
ठीक है, देखिए एक बात और कर लेते हैं अपन। हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं 7, होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। नाम से समझ में आ रहा है, होमोलैप्टिक में क्या है, केवल एक ही टाइप के डोनर एटम्स होते हैं, उनको हमने क्या बोला, होमोलैप्टिक। इसमें डिफरेंट टाइप के डोनर एटम्स हो सकते हैं, तो इसको हमने बोला हेट्रोलैप्टिक। नाम से समझ में आ गया, अपन को कुछ ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल से और समझ लो, देखिए इसमें कोबाल्ट में क्या है, सेंट्रल मेटल एटम जो है आपका एक ही टाइप के डोनर एटम से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से ही जुड़ा हुआ है, NH3 है चारों तरफ, और नाइट्रोजन से ही जुड़ा हुआ है, एक ही टाइप का डोनर एटम है, तो इसको हमने क्या बोला, होमोलैप्टिक। इस केस में क्या हो रहा है, दो टाइप के आपके डोनर एटम्स है, कौन कौन से, नाइट्रोजन है और क्लोराइड है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है कौन सा बोल दिया, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो ये तो बेटा हमारी जनरल जो टर्मोलॉजीज है ये हमने बता दिया आपको कि कौन कौन सी टर्मोलॉजी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यूज करते हैं, जो हमें पता होना चाहिए। अगर हमका होमोलैप्टिक है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर, वो ऑक्सीडेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये सब आपको पता होने चाहिए। कई बार इनके ऊपर MCQs बनते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो अपन को ये आना चाहिए। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ध्यान से पढ़िए, इसको समझ में आ जाएगी, ऐसी कोई मुश्किल का काम नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा अपन लोग बहुत इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो उसको ध्यान से समझना, लेकिन नॉमेनक्लेचर पढ़ने से पहले आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। ठीक है, आगे समझ में आपको। एज यूजल अगर आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।